तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर 17 और 18 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनके अंदर बच्चों के डाउट्स थे या फिर उनको चाहिए थी इनकी एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन एंड इनके परफेक्ट आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, HF इज नॉट स्टोर्ड इन द ग्लास बॉटल्स बट इज केप्ट इन वैक्स कोटेड बॉटल्स। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इट इज बेसिकली यू कैन से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके आंसर तुम लोगों को कोई लॉजिकल आंसर नहीं है इनके, बस सिंपल से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि HF को हम लोग ग्लास की बोतल में क्यों नहीं स्टोर करते, क्योंकि भैया HF जो है वो क्या है, एक एसिड है और वो भी ऐसा वैसा एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर HF एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेगा, वो ग्लास बॉटल से रिएक्ट कर जाएगा। तुमने सोचा कि हम लोग स्टोर करके रख देंगे ग्लास के अंदर, HF को कोई दिक्कत नहीं होने की, लेकिन वो क्या कर लेगा, उससे रिएक्शन कर लेगा। तो इसी रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉटल के चारों तरफ, अंदर से ध्यान रखना बाहर से नहीं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया ये आपकी बॉटल है और इसके अंदर HF रख नहीं सकते, तो इसके चारों तरफ, जब मैं बोलता हूँ चारों तरफ तो बच्चे सोचते हैं भैया चारों तरफ कोटिंग कर देंगे वैक्स की, वैक्स बोले तो मोम, तो बच्चे सोचते हैं यहाँ पर ये कोटिंग कर देंगे वैक्स की। अरे नहीं भैया, बाहर से थोड़ी ना रखोगे तुम लोग एसिड, एसिड रखा जाता है अंदर की तरफ, इसके अंदर बोतल डालोगे पानी, वो एसिड डालोगे तो इसका मतलब अपने को कोटिंग करनी है, कोटिंग करनी है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो HF स्ट्रॉन्ग एसिड है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता, किसके, ग्लास बॉटल के। तो अब जब वैक्स की कोटिंग हो गई तो रिएक्शन किससे होगी, वैक्स से, और HF जो वैक्स से इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन वैक्स कोटेड बोटल्स। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं, डिस्पाइट हैविंग ग्रेटर पोलैरिटी हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर। अब देखना सिंपल सा क्वेश्चन है H बॉन्ड का, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है H बॉन्ड का। अगर कभी भी टेम्परेचर आए या फिर यू कैन से स्टेबिलिटी आए और यू कैन से सॉल्युबिलिटी आए, तो सिंपल सी बात उसका आंसर क्या होने वाला है, H बॉन्ड ही होने वाला है, ठीक है ना। नोट कर लेना इन पॉइंट्स को, ये काफी काम आते हैं MCQ के अंदर, ठीक है ना। क्या क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास है सॉल्युबिलिटी और यू कैन से टेम्परेचर और यू कैन से स्टेट, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट, कि ये चीज गैस है, ये चीज लिक्विड है, बताओ क्यों, ये चीज पानी में सोल्यूबल है नहीं है, बताओ क्यों, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका नहीं है, कम है इसका, बताओ क्यों। तो सबका जो कॉमन कॉमन सा आंसर, मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होने वाला है, H बॉन्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि भैया तुम्हारे आने वाला है MCQ। ये तो पिछले साल का क्वेश्चन है जो मतलब प्रीवियस ईयर आ चुके हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। तो इसमें हमसे क्या क्या रखा है कि HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, HF का हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्योंकि उसकी क्या है, पोलैरिटी ज्यादा है। पोलैरिटी बोले तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, पोलैरिटी को तुम लोग रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्योंकि तुमको मालूम है फोन का फंडा FON। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिसकी वजह से फ्लोरीन का जो H बॉन्ड है वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है ना। लेकिन 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 जब भी इन्होंने क्या रखा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू HF। अब ऐसा क्यों है कि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे पास होता इसका उल्टा है। और उल्टा होने की वजह से आप रीजन पूछ रहे हैं, रीजन क्यों है, अब सिंपल सी बात तुम देखोगे कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा कमजोर है, लेकिन एक बात तुम लोगों ने मिस कर दी, मिस क्या कर दी, कि यहाँ पर भैया दो दो हाइड्रोजन है, देख रहे हो, एक हाइड्रोजन पानी का ये रहा, एक पानी का हाइड्रोजन ये रहा, मतलब कि ये बनाएगा दो दो हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड। सही है भाई, फंडा समझ में आ रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से एक्सटेंसिव H बॉन्ड, इसका H बॉन्ड क्या है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, कि इसका बहुत ज्यादा लार्ज नेटवर्क है H बॉन्ड का, इसी वजह से क्या होता है, पानी की 3D स्ट्रक्चर ये बनती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दो दो H बॉन्ड की वजह से ये जो एक स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड था ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया जितना इन डबल H बॉन्ड ने कमाल दिखा दिया। सो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू HF, डिस्पाइट हैविंग द ग्रेटर पोलैरिटी और यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, फंडा समझ में आ गया कि इसके अंदर दो दो H बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट, अकाउंट द फॉलोइंग, फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिबिट द OS ऑफ -1 ओनली इन इट्स कंपाउंड। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली उठ के आया NCERT के इस डायग्राम से, ठीक है ना। जिन लोगों ने NCERT पढ़ी होगी या फिर नोट्स पढ़े होंगे उसके अंदर
तुम लोगों को डायग्राम दिख गया होगा। और यह डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल वे में एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे हेलोजन होते हैं वो कौन कौन सी ओएस दिखाते हैं। देखो जरा, सिंपल ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस के अंदर रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और एनपी में रहते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? नहीं यकीन आ रहा? अब जिन बच्चों को यकीन नहीं आ रहा उनको मतलब उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती, तो लोग यहाँ देख ले, 1s2, 2s2, 2p, कितना बचा? 5। ठीक है, तो देख रहे हो एस के अंदर कितने हैं? 2, और पी के अंदर कितने हैं? 5। तो ऐसे ही तुम लोग लिखोगे सबकी, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि एस के अंदर होते हैं 2 और पी के अंदर होते हैं 5, और इनके आगे क्या आएगी? एक डी सबशेल आएगी। क्या आएगी? इनके आगे एक डी सबशेल आएगी। अब ये तो है फ्लोरीन, इसके अंदर डी सबशेल नहीं आएंगी, ध्यान रखना। फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के पास क्या होती है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। ये देख लो लिखा हुआ भी है, हेलोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट अदर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन के अलावा। ठीक है ना? फ्लोरीन के अलावा भैया सबके ऊपर काम करेगा, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर नहीं करेगा, बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। तो देख लो जरा यहाँ पर कि फ्लोरीन की जो स्टेट होगी वो क्या होगी? केवल -1 होगी, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और अगर डायग्राम को देखें हम लोग, तो यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर हो सकती है ओएस केवल कितनी? -1 और +1। जब पीछे का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? आगे वाली शेल के अंदर एक्साइट होकर चला गया, तो उसके वजह से ओएस जो होगी वो कितनी हो सकती है? देख रहे हो, 3 बॉक्सेस खाली हैं, तो तीनों हो जाएंगे पेयरिंग के अंदर इस्तेमाल, और ओएस जाएगी +3। अब की बार एक और पीछे का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया आगे की तरफ, देख रहे हो, तो यहाँ से पीछे से आगे गया। देन उसके बाद अब की बार जो कितने खाली हैं? 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब जो ओएस है वो हो जाएगी +5। और देन उसके बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्साइट होके गया आगे, और यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। तो अब कितने बॉक्सेस खाली हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ओएस आएगी वो आएगी +7। तो ध्यान रखना, इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट में हमसे कह रखा है, अच्छा भाई, अरे आ गया, ज्यादा ही नेक्स्ट आ गया। ये देखिए नेक्स्ट, तो इसमें हमसे क्या रखा है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोजन फ्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड ये रहा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन फ्लोराइड ये रहा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब तुम लोग कहोगे भैया इसका इतना बड़ा बॉन्ड क्यों बनाया, इसका छोटा बॉन्ड क्यों बनाया? अब जिसके मन में सवाल आ रहा है शायद उसने अभी तक पी ब्लॉक को पढ़ा ही नहीं है। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, अगर बॉन्ड बड़ा है तो वीक है, वीक है तो जल्दी टूट जाएगा, और अगर जल्दी टूट जाएगा दैट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो जल्दी निकल जाएगा। हाइड्रोजन जल्दी निकल गया तो क्या करेगा? दो ही काम करेगा। एक काम क्या है? एसिडिक नेचर को बढ़ाना। दूसरा काम क्या है? रिड्यूसिंग नेचर को बढ़ाना। तो ध्यान रखना भाई साहब, दोनों ही चीजें बढ़ेंगी कि HI जो है उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा है, रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा है, लेकिन एक चीज घटेगी। क्या घटेगी? स्टेबिलिटी, क्योंकि बॉन्ड बड़ा है इसका मतलब क्या है? जल्दी टूट जाएगा, स्टेबिलिटी कम है। तो ध्यान रखना, बस ये तीन ही चीजें होती हैं हाइड्राइड्स के अंदर, यही तीनों चीजें कॉमन है 15 16 17 तीनों ग्रुप के अंदर। ठीक है, आंसर मिल गया, ड्यू टू लार्ज बॉन्ड लेंथ, और यू कैन से लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट, फटाफट से नेक्स्ट पे आते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग अबाउट हेलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन, ऑक्सीडाइजिंग पावर बतानी है अपने को हेलोजन की, एंड रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुमको लगा होगा कि भैया ये कहना क्या चाहते हैं, सरल भाषा में ये बताइए। तो भैया ये कहना ये चाहते हैं कि आप हमको बता दीजिए ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या चलता है, कि आपको क्या ट्रेंड याद है? तो हम कहेंगे बिल्कुल याद है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड क्या चलता है? सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। ऊपर से नीचे जाने पर साइज छोटा होएगा, साइज छोटा होएगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगी। ऐसे ये रीजन है नहीं, साइज से ऑक्सीडाइजिंग पावर का बहुत कम मेल होता है। इसका रीजन तुम लोगों को मालूम है कि फ्लोरीन है बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्टली मेल है कि साइज घटेगा, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत धीरे धीरे खींचेगा। ठीक है ना? इनडायरेक्टली मेल है, डायरेक्टली इसका कोई मेल नहीं है। ठीक है ना? ध्यान रखना। सो ये हो गया हमारे पास ट्रेंड किसका? ऑक्सीडाइजिंग पावर का।
देन उसके बाद सेकंड सेकंड ट्रेंड किसका है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये तो अभी पढ़ा हमने, ठीक है ना, अभी पढ़ा है कि HF जो है उसमें बॉन्ड छोटा है तो सबसे कम एसिड होगा, ध्यान रखना, सबसे कम एसिडिक है। देन उसके बाद क्लोरीन वाला थोड़ा ज्यादा एसिडिक है। देन उसके बाद ब्रोमीन वाला और ज्यादा एसिडिक है। देन उसके बाद आयोडीन वाला और भी ज्यादा एसिडिक है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना, देखते ही पता चल जाता है, थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं होती कि भैया यहाँ पर बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड बड़ा है तो एसिडिक नेचर बड़ा ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, जल्दी निकल जाएगा, अभी बताया लास्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर्स बाय क्लोरीन इज परमानेंट व्हाइल दैट ऑफ SO2 इज टेम्परेरी। अब देखो, जहां पर भी ब्लीचिंग वर्ड का इस्तेमाल हो, ध्यान रखना, ब्लीचिंग होती है दो तरीके की। ब्लीचिंग तुम लोगों को मालूम है क्या होता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कलर्ड सब्सटेंस को अनकलर्ड बनाते हैं, कलर्ड सब्सटेंस को अनकलर्ड बनाते हैं। अब आप लोग कहोगे भैया आप शायद उल्टा बोल रहे हो, अनकलर्ड को कलर्ड बनाते होंगे क्योंकि आंटियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लीचिंग करती हैं, बालों में क्या करती हैं, वो ब्लीचिंग करती हैं और उसकी वजह से उनके बाल सफेद से क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं ठीक है ना, शादी में आने के लिए अक्सर ऐसा करती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप उल्टा बता रहे हो कि कलर्ड से अनकलर्ड करना है। अरे भैया हम सही बता रहे हैं, ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर्ड से अनकलर्ड करना। लेकिन जो हम बालों में ब्लीचिंग करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पहले हम लोग जो अपने बालों का रंग है उसको उड़ा देते हैं, पूरा का पूरा उसमें से कलर को निकाल देते हैं, जो पहले से ही थोड़ा बहुत कलर बचा है ना किन्हीं किन्हीं बालों में, उनको हटा देते हैं और उसके बाद उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर मिलाते हैं, तब जाकर बालों के ऊपर क्या होता है, रंग होता है। ध्यान रखना, बालों को रंग करने की प्रक्रिया होती है, पहले उनको अनकलर्ड करा जाएगा, जो उसमें से कलर है उनको ब्लीचिंग से हटाया जाएगा, देन उसके बाद जो भी तुम्हें कलर डालना हो, लाल, हरा, पीला, काला, नीला, जो भी डालना हो वो डाल दो। सही है भाई, समझ में आ गया। तो ब्लीचिंग क्या करते हैं, कलर्ड से अनकलर्ड। अब ब्लीचिंग जो होती है वो होती है दो तरीके से, ठीक है ना, रंग उड़ाने के दो तरीके, एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन करके और एक है हमारे पास रिडक्शन करके, ठीक है ना। एक कैसा हमारे पास ऑक्सीडेशन वाला और एक है हमारे पास रिडक्शन वाला। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन वाला जो होता है वो होता है परमानेंट, ऑक्सीडेशन वाला क्या होता है, परमानेंट, और रिडक्शन वाला क्या होता है, टेम्परेरी। सही है भाई, ऑक्सीडेशन वाला होता है परमानेंट, रिडक्शन वाला होता है टेम्परेरी। दैट मींस अगर तुमने ब्लीचिंग करी है किससे, ऑक्सीडेशन कर कर, तो वो क्या होगी, परमानेंट ब्लीचिंग होगी कि उसके ऊपर वापस वही रंग नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने ब्लीचिंग करी है रिडक्शन कर कर, तो वो क्या होगी, टेम्परेरी होगी, एटमोस्फेयर के अंदर से रिएक्शन रिएक्शन हो जाएगी और तुम्हारे पास कलर जो है वापस आना शुरू हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी क्वेश्चन आए कि इस कंपाउंड से परमानेंट ब्लीचिंग होती है, इस कंपाउंड से टेम्परेरी, जैसे यहां पर क्वेश्चन है क्लोरीन से होती है परमानेंट ब्लीचिंग और रिडक्शन से होती है टेम्परेरी, तो आंसर क्या आएगा कि क्लोरीन जो है वो करता है ब्लीचिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। सही है भाई, ध्यान रहेगा कि क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग करता है। चल जा भाई, इसको क्या हो गया, अब कभी कभार बुरा मान जाता है पेन। चलिए चल गया। तो देखिए, तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है विद द हेल्प ऑफ, सॉरी क्या बोल रहा हूं, परमानेंट ब्लीचिंग करता है क्लोरीन। क्यों, क्योंकि वो जो है ब्लीचिंग करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन SO2 करता है टेम्परेरी ब्लीचिंग। क्यों, क्योंकि वो करता है बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन, ब्लीचिंग करता है विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। तो ध्यान रखना, यही इन सब क्वेश्चन का आंसर होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सारे अलग अलग कंपाउंड्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि परमानेंट ब्लीचिंग करने के क्लोरीन के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। सही है, समझ में आ गया। और टेम्परेरी ब्लीचिंग करने के लिए SO2 के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो बस सबका आंसर सेम होने वाला है, जो कर रहा है परमानेंट ब्लीचिंग तो वो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, और जो कर रहा है टेम्परेरी ब्लीचिंग वो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। सही है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। आइए नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द फ्लोरिंग क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स कलर ऑन स्टैंडिंग। अबे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बता रहा हूं, बहुत सही क्वेश्चन है। अब बच्चे इसके अंदर क्या सोचेंगे कि भैया तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि क्लोरीन जो है वो अपना रंग छोड़ देता है अगर तुम उसको ऐसे छोड़ दोगे क्लोरीन वाटर, लेकिन नहीं, ये इट इज नॉट अ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, इट इज बेसिकली रिएक्शन वाला क्वेश्चन। भैया इसके अंदर उनसे डायरेक्टली रिएक्शन पूछी है, किस किस की रिएक्शन, क्लोरीन की और पानी की, क्योंकि हमसे कहा गया है क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर। क्लोरीन जो है, क्लोरीन वाटर जो होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन अगर तुम उसे रखा रखा छोड़ दोगे तो क्या होने वाला है, क्लोरीन करेगा रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा। क्या पानी को हम H2O लिखते हैं, नहीं, केमिस्ट्री में लिखते हैं भैया हम तो HOH। सही है भाई, केमिस्ट्री में लोग क्या लिखते हैं, HOH। अब कर दो रिएक्शन,
क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये रहा हमारे पास क्लोरीन, एक निकल गया तुम्हारे पास HCl और एक क्या है भैया HOCl। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। एक निकल गया HCl और एक निकल गया HOCl। ठीक है भाई, पास का पास दूर का दूर, सिंपल फंडा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास सिंपल सा आंसर कि इसी वजह से वो अपना येलो कलर छोड़ देता है। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग HClO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO। अब देखना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2017 एनडीए में पूछा गया था डायरेक्टली, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन में आया था 2017 या 2016 के क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो देखना जरा ध्यान से, एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के बताती है कि एसिडिक नेचर, क्या बताती है, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OS, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस कंपाउंड के अंदर OS क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होएगा। तो अब तुम लोग सिंपली निकाल सकते हो कि HClO4 के अंदर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जिसकी निकालनी है उसकी X, हाइड्रोजन की +1 प्लस ऑक्सीजन की -2, लिख दिया -2। कितना ऑक्सीजन है भैया 4, क्या कोई चार्ज है, नहीं है, तो लगा दिया 0। सो x इज इक्वल्स टू कितना बढ़ गया, 4 और 2 8, 8 में से 1 गया 7, तो इट इज +7। सही है, और यहां पर अगर तुम निकालोगे तो इट इज x, देन इट इज +1 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास +1। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन की जो OS है वो है +7 और HClO के अंदर OS जो है वो है +1, दैट्स व्हाई इट इज अ वीकर एसिड। और इसी की तरह ये एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने तो बताया एनडीए में भी आया हुआ है और बोर्ड के अंदर भी आया हुआ है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो OS है वो घट रही है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर तो घट रही है ना। अब लेकिन यही दोनों सेम क्वेश्चन है। अब ये उल्टा कर देते ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ का बन जाता, ये उल्टा अगर ऑप्शन लगा देते ऐसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का बन जाता, लेकिन यहाँ से तक जाने पर क्या हो रहा है, ऑक्सो एसिड्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रही है। क्यों, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। सही है ना, ध्यान रखना, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1, इसके अंदर +3 आएगी, इसके अंदर +5 और इसके अंदर कितनी आई है +7। ठीक है, सिंपल इजी। नेक्स्ट, write the formula and describe the structure of noble gas species which is isostructural with BrO3। अब कईयों के तो यही सर से ऊपर चला गया होगा कि भैया आइसोस्ट्रक्चरल वर्ड का मतलब क्या होता है। अब ब्रेक करके देख लो भैया, आइसो का मतलब क्या है, सेम, आइसो का मतलब क्या है, सेम। अब ये स्ट्रक्चरल है, ये कहीं कहीं से हमको लग रहा है कि भैया स्ट्रक्चर लिखना चाह रहे थे लेकिन गलती कर दी। ठीक है ना, स्ट्रक्चर लिखना चाह रहे थे लेकिन क्या कर दी, गलती कर दी। तो वही है, बस गलती है भैया, मान लो गलती है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर है ये। तो सेम स्ट्रक्चर किसका होएगा, ऐसी नोबल गैस स्पीशीज का जो कि किसकी तरह हो, BrO3 नेगेटिव की तरह हो। अब बनाकर देख लो पहले, BrO3 नेगेटिव बना लो, वरना डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में कोई कंपाउंड आ रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर तुमने नोबल गैस के कंपाउंड्स पढ़े हैं तो एक कंपाउंड का नाम आ रहा होगा, बताता हूं अभी क्या आ रहा होगा। पहले बनाते हैं हम लोग ब्रोमीन, आउटर मोस्ट में कितने 7, 5 बन गए, 6 और 1 7। ठीक है ना, 3 लगाने ऑक्सीजन, तो ये रहा हमारे पास 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 3 ऑक्सीजन लगा दिए। अब उसके बाद एक है नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा डाल दो, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब देख रहे हो किस तरीके से बन रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है भैया 4। 4 कैसे, 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक ये रहा लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 4 है। 4 का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो बनाओ भैया टेट्राहेड्रल, ये रहा Br, 1 2 3, अरे ये निकला लोन पेयर। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो ये बन गया तुम्हारे पास BrO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब ये किसकी तरह है, सिंपल सी बात है भैया, XeO3 की तरह है, क्योंकि एक ही कंपाउंड है Xe का जिसके अंदर O3 आता है। समझ में आ रही है, तो इसी वजह से मैंने कहा था तुमको ध्यान में तो आ रहा होगा। ठीक है, तो XeO3 की स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से बनती है, क्योंकि Xe के आउटर मोस्ट में भी कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर बनेगी, तो दैट इज XeO3 इसका आंसर हो गया। सही है ना। नेक्स्ट, F2 is more reactive than ClF3, but ClF3 is more reactive than Cl2। अब ये बहुत बहुत सही क्वेश्चन है, जिन लोगों को बेसिक याद होगा ना उन लोग आसानी से कर देंगे। अब देखो बेसिक भी क्या याद रखना है तुमको, कि जहां पर भी इंटर हेलोजन कंपाउंड आए, इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन से, ये वाले, जहां पर दो दो हेलोजन आपस में अटैच है। अब तुम लोग कहोगे, कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि भैया यहाँ पर भी तो 2 हेलोजन है, Cl2, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है। अरे नहीं बालक, ये जो Cl2 है इट इज डाई हेलाइड। क्या है ये, डाई हेलाइड।
इंटर हेलोजन कंपाउंड जहां पर दो हेलोजन तो हो लेकिन दोनों के दोनों कैसे हो, अलग अलग हेलोजन हो, उन्हें कहते हैं हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो जब भी इंटर हेलोजन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आंसर है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर भी वही आंसर है कि F2 जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, F2 ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एनी इंटर हेलोजन कंपाउंड। मैं यहां पर ClF3 की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, ध्यान रखना, एनी कोई भी ले लो, कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड, लेकिन इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है बाय एनी अदर डाइहैलाइड। कौन कौन से बच्चे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये चलती है सीरीज, ये चलता है ट्रेंड कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी, और इंटर हेलोजन कंपाउंड बाकी सारे हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है ना। अब रीजन क्या है भैया, इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने का रीजन है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, ठीक है ना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पहले लिख दिया, NIC, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, अरे चल जा, INTER, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से F2 का बॉन्ड जो होता है वो सबको लगा था काफी छोटा सा बॉन्ड होएगा, ठीक है ना, और उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटा बॉन्ड तो था लेकिन इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ है, तो अगर साथ साथ इलेक्ट्रॉन है तो वो साथ नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन लगाएंगे, क्योंकि भैया नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर F2 छोटा सा था, ये रहा छोटा सा F2, अब इसके बीच में छोटू सा बॉन्ड था, सबको लगा था छोटे बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके अंदर लगी एनर्जी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर क्या लगेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगेगा। जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है भाई, समझ में आ गया। और यहाँ पर इंटर हेलोजन कंपाउंड क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, अभी बता दिया भैया, कि जो भी क्वेश्चन आए इंटर हेलोजन कंपाउंड से रिलेटेड तो उनका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, account for the following, BCl3 is more stable than BCl3 कहते हैं, BrCl3 than BrCl5। अब इसका सिंपल सा आंसर है भैया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जिन लोगों को इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पता, जानने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाने पर OS का दो दो के क्रम में घटना ही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है भाई, क्या बोला, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर OS का दो दो के क्रम में घटना ही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका मतलब अगर हेलोजन, ऊपर वाले हेलोजन दिखा रहे हैं +5 OS, तो नीचे वाले हेलोजन क्या दिखाएंगे, दो घटा देंगे, 5 में दो कितना बचा, 3, मतलब कि नीचे वाले हेलोजन कितने दिखाएंगे, -3 OS दिखाएंगे। दैट्स वाई BrCl3 इज स्टेबल देन BrCl5। अब जिन लोगों को OS का फंडा समझ नहीं आया कि भैया आप क्या बात कह दिए, OS कहाँ है इसके अंदर, तो भैया देख लो, जब इसकी OS निकालोगे तो इसकी OS आएगी +3 और इसकी OS आएगी +5। ठीक है ना, अभी OS निकालने से गई एक सेकंड पहले ही, एक्स वैक्स मान के निकाल लेना। नेक्स्ट, ClF3 molecule has T-shaped structure, not a trigonal planar. Why? बहुत 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 सही, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके थोड़ा ध्यान से देखना, ClF3 की टी शेप स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होती, क्यों, देखना पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग ClF3 की। सो इट इज Cl, अब इसके अंदर है हमारे पास दो दो लोन पेयर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनानी तुम लोगों को आती है, नहीं आती तो एक बार जाकर वीडियो देख डालो स्ट्रक्चर की। ठीक है, और इसकी है इस तरीके से ये रही शेप। ठीक है ना, अब हमसे कह रखा है कि इसकी ये टी शेप जो होती है वो इसकी स्ट्रक्चर है, ट्रायगोनल प्लेनर नहीं होती। ट्रायगोनल प्लेनर बोले तो ये रहा हमारे पास एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और यहाँ पर आए लोन पेयर। अब तुम लोग कहोगे भैया ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ जमा नहीं, बिल्कुल जमा इसलिए नहीं क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो जरा ध्यान से, और इसकी भी परफेक्ट, ये क्वेश्चन परफेक्ट भी नहीं है बेसिकली, इसकी शेप परफेक्टली टी शेप होती भी नहीं है, इसकी होती है बेंट टी शेप। यही एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि भैया ClF3 या BrF3 की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, अब बच्चे वहां पर गलती मार जाते हैं, वो कहते हैं टी शेप है, नहीं नहीं नहीं, टी शेप नहीं है, इट इज बेंट टी शेप। एनसीईआरटी ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि बेंट टी शेप लिखिए, क्योंकि परफेक्ट टी नहीं बनता है। देखो बताता हूं अभी कैसे, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, कि कुछ बच्चों को लगा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन रखेंगे एक प्लेन के अंदर, ये रहा 3 फ्लोरीन एक प्लेन के अंदर, और 2 रखेंगे
लोन पेयर ऐसे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, और ऐसे यहाँ पर लगा होगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या लगा कि हम लोग रखेंगे प्लेन के अंदर किसी किसे, दो लोन पेयर को और एक फ्लोरीन को, और एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। देखो दोनों अपने आप में करेक्ट है, लेकिन हम लोग किससे मानेंगे, हम लोग मानेंगे वेस्पर थ्योरी की बात, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात, ठीक है ना, वेस्पर थ्योरी की बात हम लोग मानेंगे। अब अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे ना, देखो यहाँ पर कोई भी चैन से नहीं जी रहा। मतलब क्या है भैया, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो है 180 डिग्री पर, बिल्कुल सही है, एक ऊपर एक नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, चैन से जी रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन भैया यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो है एक प्लेन में। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, पहली बात तो एक प्लेन में डाली तुम लोगों ने, और उसके बाद भी ये जो फ्लोरीन है ये दोनों तरफ से रिपल्शन मारेंगे। मतलब कि एक तो अपने प्लेन में सुखी नहीं है, क्योंकि एक प्लेन में रहना अलाउड नहीं है फ्लोरीन, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऊपर से ये लोन पेयर के साथ भी क्या करेंगे, गुत्थम गुत्था होंगे, मतलब कि लोन पेयर के साथ भी रिपल्शन मारेंगे। ये जो लोन पेयर के साथ भी क्या करेंगे, रिपल्शन मारेंगे। तो इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी सुखी नहीं था, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनी इस तरीके की, ठीक है ना, अब इसमें एक जना सुखी है। देखना जरा कैसे, किस तरीके से, वैसे एक ही नहीं दोनों सुखी हैं, ठीक है ना। कैसे कि अब हमने क्या करा, फ्लोरीन को कर दिया ऊपर नीचे, प्लेन से बाहर निकाल दिया, एक ऊपर एक नीचे डाल दिया, और प्लेन में डाल दिए तीनों चीजें, लोन पेयर भी है फ्लोरीन भी, ठीक है ना। अब ये दो लोन पेयर है, ये आपस में करेंगे रिपेल, हमने हमारे रिपेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो रिपेल। और रिपेल करेंगे, लेकिन अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो लोन पेयर है वो अभी भी फ्लोरीन के साइड में है, तो अभी क्या करेंगे बेसिकली, ये इसको कर देंगे थोड़ा सा बेंट। और यही बेसिकली क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि यहां पर जैसे तुमने यहां पर देखा लोन पेयर और फ्लोरीन में क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, यहां पर भी लोन पेयर और फ्लोरीन में क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। लेकिन ये वाला फ्लोरीन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, इसको दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर हम लोग अगर असली स्ट्रक्चर देखेंगे, तो असली स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से, ये रहा सीएल, ये रहे दो लोन पेयर, और ये रहा तीसरा एक फ्लोरीन, ठीक है ना। अब जो फ्लोरीन पहले सीधे थे इस तरीके से परफेक्टली टी शेप बना रहे थे, ये टी शेप, अब की बार ये जो टी शेप है ये थोड़ी सी बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई, यहां पर जो रिपल्शन लगा, इस रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन की वजह से ये जो फ्लोरीन है इन्होंने अपना थोड़ा सा रुख चेंज कर दिया, ये परफेक्टली टी नहीं है, ये कुछ इस तरीके से टी है, अगर तुम लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना। पहले जो टी था वो पूरा का पूरा टी बना हुआ था, लेकिन अब के बार ये टी नहीं है, ये टी क्या हो चुका है, थोड़ा सा बेंट हो चुका है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बेंट टी शेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, बेंट टी शेप कहते हैं। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास एमसीक्यू लग जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इनकी शेप कैसी होती है। तो ध्यान रखना, इस ClF3 या फिर BrF3 की शेप क्या होती है, बेंट टी शेप होती है, बेंट टी शेप। ठीक है, समझ में आ गया क्यों बेंट टी शेप है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। अब कम से कम यहाँ पर सब चीजें स्टेबल तो है, समझ पा रहे हो, यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सही है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अनलाइक जिनॉन नो डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड ऑफ हीलियम इज नोन। अभी देखो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसका जो आंसर है वो तुम लोगों को पता होगा कि हमारे पास केवल जिनॉन ही कंपाउंड क्यों बनाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब कंपाउंड क्यों नहीं बनाते। सिंपल सा रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो जिनॉन है उसको क्या मिली थी, देखो जिनॉन का कंपाउंड बनाया किसने, जिनॉन के कंपाउंड बनाए नील बार्टलेट ने, ठीक है ना। जिनॉन कंपाउंड किसने बनाए, नील बार्टलेट ने। अब नील बार्टलेट को क्या मिली थी, इंस्पिरेशन मिली थी, नील बार्टलेट को क्या मिली थी, इंस्पिरेशन मिली थी। किससे इंस्पिरेशन मिली थी भैया, ऑक्सीजन से इंस्पिरेशन मिली थी। क्यों मिली थी इंस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की और जो ये है जिनॉन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग लगभग बराबर होती है। कितनी होती है, लगभग लगभग 1170 के आसपास होती है। इसी वजह से, इसी इंस्पिरेशन की वजह से नील बार्टलेट ने देखा जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना पा रहा है तो Hc भी कंपाउंड बना लेगा। तो लेकिन ये जो इंस्पिरेशन है ये हीलियम से नहीं मिली, ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि जो आयनेशन एंथैल्पी है हीलियम की वो ऑक्सीजन के बराबर नहीं होती बल्कि बहुत ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इट डज नॉट फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड। ध्यान रखना, इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा, आंसर होगा सेम, दैट इज ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर तुम लोग और सुंदर तरीके से आंसर लेना चाहते हो तो लिख देना और स्मॉल साइज, ठीक है ना, या फिर एंड लगा के लिख देना स्मॉल साइज, ठीक है ना। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि भैया एमसीक्यू आ सकता है।
एमसीक्यू के अंदर अगर स्मॉल साइज हो तो स्मॉल साइज टिक लगा देना, हाई आयनेशन एंथैल्पी हो तो हाई आयनेशन एंथैल्पी टिक लगा देना। सही है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू सम नोबल गैसेस फॉर्म कंपाउंड्स व्हाइल विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो पीछे वाले से ही रिलेटेड है कि जो नोबल गैसेस हैं, यहाँ पर नोबल गैसेस कौन सी बात कर रहे हैं, नोबल गैस की बात करें, जीनोन की। जीनोन जो है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड क्यों बनाता है, और किसी के साथ कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। इतने सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, किसी के साथ ये बनाओ, लेकिन सारे के सारे कंपाउंड किससे बनेंगे, या तो तुमने पढ़े एनसीईआरटी के अंदर जीनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड, या फिर तुमने पढ़े हैं जीनोन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। भैया सोडियम है, पोटेशियम है, और भी तेजस्वी एलिमेंट है हमारे पास, उनसे कंपाउंड बनाइए, लेकिन नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। अभी तुमने क्या पढ़ा है, अभी तुमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की और जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो क्या होती है, सेम सेम सी होती है, और कितनी होती है, 1170 होती है। अब ध्यान दो जरा, अगर तुमको जीनोन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमको देनी पड़ेगी एनर्जी। अब एनर्जी कौन देगा, हम तो देंगे नहीं, जो कंपाउंड, जो सॉरी जो एलिमेंट कंपाउंड बनाना चाह रहा है वो एनर्जी देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तुमको कोई ऐसा शातिर दिमाग वाला एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन निकाल सके। अब इलेक्ट्रॉन निकालने की या फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो ताकत है, एबिलिटी है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है भाई। अब सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, बिना कहे आंसर आना चाहिए फ्लोरीन। उससे अगला कौन सा है भैया, ऑक्सीजन। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत सबसे ज्यादा फ्लोरीन और ऑक्सीजन की है, तो जिनोन में से इलेक्ट्रॉन कौन निकाल सकता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। क्या कोई और एलिमेंट में दम है कि वो जिनोन का इलेक्ट्रॉन निकाल सके, नहीं है भैया, दम ही नहीं है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की और ऑक्सीजन की। तो दैट्स व्हाई जिनोन कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। सही है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, explain the following, xenon does not form such fluorides as XeF3 and XeF5। बच्चों वाला क्वेश्चन है कि XeF3 और XeF5 क्यों नहीं बनता, केवल XeF2 बनता है, XeF4 बनता है, XeF6 भी बनता है, लेकिन XeF3 और 5 क्यों नहीं बनते, बीच के जो 3 और 5 है वो कहां चले गए। सिंपल सा रीजन है भैया, ऑड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब तुम XeF2 बनाओगे, ये रहा XeF2, इसमें क्या है हमारे पास, तीन तीन लोन पेयर है, मतलब कि ऑक्सीनॉन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन, एक दो, दो से करी शेयरिंग, 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। XeF4 ये रहा, एक दो तीन चार, चार से क्या करी इनने, बॉन्डिंग, ये रहे Xe के 4 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 5 6, ये रहा हमारे पास एक लोन पेयर। और ऐसी क्या बनेगा, Xe 5 6 7 8, दो लोन पेयर, सॉरी दो लोन पेयर। ऐसी क्या बनेगा, XeF6, एक दो तीन चार पांच, ठीक है ना। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप क्या बनेगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये तो बन गए 5 एक प्लेन के अंदर, और एक बन गया लोन पेयर, और एक फ्लोरीन चला गया ऊपर की तरफ, देख रहे हो। तो मतलब कितने हो गए हमारे पास, टोटल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर तुम लोगों ने XeF3 बनाने की कोशिश करी तो क्या होएगा भैया, लोन पेयर नहीं बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन अकेला बचेगा। अब क्या अकेला इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं हो सकता भैया, ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हें एक और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान आ रहा होगा, दैट इज NO2। याद आ रहा है नहीं आ रहा, कि NO2 जो है वो स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि NO2 के पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, जबकि नहीं होना चाहिए। तो NO2 अपने ही तरह एक और NO2 को खोजेगा और क्या बना देगा, N2O4 बना देगा, मतलब कि NO2 क्या हो जाएगा, टाइमराइज हो जाएगा। तो ये तो एक अलग क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड पार्ट तो इसका सिंपल है, जो हम पहले कर चुके हैं, कि जिनोनी कंपाउंड क्यों बनाता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप नंबर 17 18 के जो क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी आंसर अगर तुमको गलत लग रहा है, या फिर तुम लोग सुधारना चाहते हो, उसे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो नीचे कमेंट कर दो।
वरना मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक सुंदर सा असाइनमेंट है, तो उसे करो, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब तुम क्वेश्चन लगाओगे अपने हाथों से तभी डाउट बनेंगे, और जब डाउट बने तो बेझिझक कमेंट कर देना। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सके, वरना क्वेश्चन जो थे टफ टफ से वो यही थे, बाकी सारे सिंपल ही। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।